मैं पद्मा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फाउंडेशनल कंसेप्ट ऑफ एआई को समझा था, जिसमें हमने इंटेलिजेंस क्या है, डिसीजन मेकिंग किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बनाया जाता है, और एप्लीकेशन ऑफ एआई देखा था और कौन सी एप्लीकेशन है जो कि एआई नहीं होती है। आज के इस वीडियो में जो मैं कवर करने वाली हूँ वो टॉपिक कौन सा है, हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ एआई, यानी मशीन का किस तरीके से, या कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से थिंकिंग मशीन का डेवलपमेंट या इवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिक हिस्ट्री, यानी इन द ईयर 1950 में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाने का सोचा जो कि ह्यूमंस की तरह थिंक कर सके और ह्यूमंस की तरह काम कर सके। ठीक है, तो जो उन्होंने मशीन बनाई तो उसमें वो रूल्स का यूज करते थे, और वो रूल्स में क्या शॉर्टकमिंग्स लगने लगी, इसके कारण कौन सी नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर हुई, यानी उसके बारे में जानेंगे। उस नई टेक्नोलॉजी में किस किस तरीके के एडवांटेजेस थे, किस तरीके के डिसएडवांटेजेस थे, और उसके बाद उन डिसएडवांटेजेस को अवॉइड करते हुए कौन सी नई टेक्नोलॉजी फिर से जन्म ली, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एआई एंड एमएल, यानी इवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग मशीन की प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट हुई है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले कि जो थॉट आया, कभी भी कोई व्यक्ति जब क्यूरियस होता है, कोई थॉट आता है और उसके ऊपर वर्क करता है, तब ही किसी नई चीज का जन्म होता है। जैसे कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बॉर्न हुआ, उसके पीछे एक थॉट, कौन सा थॉट, कि मशीन कैसे ह्यूमंस की तरह सोच सकती है, क्या मशीन को इस तरीके से बनाया जा सकता है कि वो ह्यूमंस की तरह काम कर सके। ठीक है, जैसे ये थॉट आया साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग एंड जॉन मैकार्थी के दिमाग में, तो उन्होंने इसके ऊपर वर्क चालू किया। ओके, फिर जॉन मैकार्थी, जो कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाए, उन्होंने क्या डिफाइन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो कहते हैं द साइंस एंड द इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन। ठीक है, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम एक ऐसा साइंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें कि मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाया जाता है कि वो ह्यूमंस की तरह सोच सके। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या फोकस किया, उनका जो इस मशीन को ह्यूमंस की तरह सोचने के लिए उनका जो मेन फोकस था, जैसे ह्यूमंस लर्न करते हैं वैसे ही उसको मशीन को भी लर्न कराना, रीजन कराना और सेल्फ करेक्शन की प्रोसेस को उन्होंने वर्क करना उसमें चालू करा। ठीक, तो इसके बाद लेकिन इसको करने के लिए उन्होंने हर एक चीज को रूल्स पे वर्क करा। अब किस तरीके के रूल्स, जैसे हम अगर गेम खेलते हैं, जैसे कि एग्जांपल में प्लेइंग चेस, सॉल्विंग प्रॉब्लम, जैसे हम मैथ्स के कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनको, या हम किसी लैंग्वेज को समझते हैं तो हम किसी भी लैंग्वेज में कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, ग्रामर फॉलो करते हैं। वैसे मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। वैसे ही गेम्स को खेलने के लिए रूल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम गेम खेलते हैं। तो इसके रूल्स को कंप्यूटर में फीड किया गया प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो इस कारण से वो कंप्यूटर हमें रिस्पॉन्स देने लगा, यानी वो ह्यूमंस की तरह वर्क करने लगा, लेकिन उन पर्टिकुलर पोजीशन पे, या हम कह सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। ओके, बट क्या वो सारे एरिया में काम कर सकता था, वो किस तरीके से काम करता था, कर सक रहा है सारे काम? नहीं, क्योंकि रूल्स और लॉजिक हमें लिखने पड़ रहे हैं वहां पर, तब वो जाके वो काम हो रहा है। बट रूल्स एंड लॉजिक हर किसी के लिए लिखने के लिए पॉसिबल है क्या? ठीक है, हर किसी के लिए मीन्स, यानी अगर हमें किसी पर्टिकुलर एनिमल को या किसी भी चीज की आइडेंटिटी पहचाननी है तो क्या कर सकते हैं, किसी एनिमल को, कैट को रिकॉग्नाइज करना है, या किसी जोक को हमने लिख दिया तो वो क्या ह्यूमंस की तरह रिएक्ट कर सकता है क्या? तो अगर ऐसे चीज सिचुएशन आती है तो उसमें हम किस तरीके के रूल्स लिख सकते हैं, तो ये रूल्स लिखना बहुत डिफिकल्ट हो गया। ओके, तो इनके लिए ऐसी सिचुएशन में वो ह्यूमंस की तरह वर्क नहीं कर सकता था। तो ये यहाँ पर इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए नया एक थॉट क्रिएट हुआ, दैट इज कि हमें मशीन ऐसी बनानी है जो कि अपने आप लर्न कर सके। ठीक है, अपने आप प्रोग्रामिंग कर सके, रूल्स अपने आप बनाए। तो इसी थॉट ने फिर एक नए टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, दैट इज मशीन लर्निंग। ओके, तो हमने देखा
कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो रूल्स पे काम कर रहा है, जिसे हमें प्रोग्राम करके मशीन में इंक्लूड करना पड़ता है या एंटर कराना पड़ता है, तब जाके वो हमारा वर्क परफॉर्म होता है। बट अभी जो नया थॉट सामने आया, दैट इज रूल्स न लिखकर हम मशीन को ऑटोमेटिकली प्रोग्राम करने का किस तरीके से कर सकते हैं। और जो मशीन को इस तरीके से लर्न कराया सिखाया, दैट कम्स अंडर द टॉपिक मशीन दैट लर्न्स, यानी मशीन लर्निंग। ठीक है, जो मशीन लर्निंग के लिए जो वर्क करने वाले साइंटिस्ट थे, दैट इज आर्थर सैमुअल, जो कि कहलाए द फादर ऑफ मशीन लर्निंग। और उन्होंने क्या किया, गेम्स में एक चेकर्स गेम एक परफॉर्म किया, जिसमें कि ऑटोमेटिकली लर्न कर रहा है अपने एग्जाम्पल से, यानी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा था। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था जो उन्होंने क्रिएट किया मशीन लर्निंग को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज क्या करती है, स्टैटिस्टिकल मेथड को प्रोवाइड करती है और अल्गोरिथम जो कि मशीन को ऑटोमेटिकली लर्न करने में हेल्प करती है प्रीवियस एक्सपीरियंस से। और जो भी डेटा प्रोवाइड करते हैं उसमें वो डेटा में अपने प्रोग्राम में चेंज करती है, उस जो इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया गया या एंटर किया गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मशीन लर्निंग को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टडी है जिसमें कि कंप्यूटर को एक ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करती है कि जिसमें हमको अलग से एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं करना पड़ता, यानी हमको किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग मशीन को सिखाने के लिए नहीं करनी, वो ऑटोमेटिकली लर्न करेगा अपनी एबिलिटी से। ओके, तो ये किस तरीके से पॉसिबल होता है उसको समझने के लिए हम देखेंगे एग्जाम्पल से, हमको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। अगर हम मशीन लर्निंग को दूसरे तरीके से कहें कि जस्ट लर्न फ्रॉम प्रैक्टिस, जैसे कि ह्यूमंस लर्न करते हैं वैसे ही मशीन को भी लर्न फ्रॉम डेटा कह सकते हैं। डेटा जब हम एंटर करते हैं उस डेटा के अकॉर्डिंग उसने अपने आप समझना है और अपने आप को या ऑटोमेटिकली उसमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स उसमें इंक्लूड किया जाता है, एंटर किए जाते हैं मशीन लर्निंग में। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हमने पिक्चर्स डाल दिए कैट्स और डॉग्स की, तो इनमें किस तरीके का चेंजेस आएंगे कि वो कंपेयर करेगा कैट्स कौन सी है डॉग्स कौन सी है, तो उनमें वो डिस्टिंग्विश करके उनका पैटर्न फाइंड आउट करके उस पर्टिकुलर एनिमल को पहचानेगा और उनको आइडेंटिफाई करने में उसको हेल्प होगी या मशीन को हेल्प होगी, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग है जो हमने अभी प्रोग्राम देखा वो ऑटोमेटिकली अपने डेटा से अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ML वॉज स्मार्टर देन रूल बेस्ड AI, जिसमें हमें रूल लिखने पड़ रहे थे और हमें प्रोग्राम करना पड़ रहा था। ठीक है, तो मशीन लर्निंग को हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को स्कूल में जब पढ़ाया जाता है वहां पे पिक्चर्स दिखाई जाती है फ्रूट्स की, राइट, जैसे कि एप्पल दिखाया, बनाना दिखाया। ठीक है, पिक्चर्स के अलावा टीचर्स बताती है उनका शेप कैसा है, कलर कैसा है, इस तरीके से सारे एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं। फिर बहुत सारे एग्जाम्पल देखने के बाद बच्चे को ऑटोमेटिकली समझ में आने लगता है कि कौन से फ्रूट का क्या नाम है और वो रिकॉग्नाइज करता है। ओके, तो मशीन लर्न में भी हम सेम वे में वर्क करते हैं, उसमें हमको बताना नहीं पड़ता कि क्या होने वाला है, केवल हम डेटा या हम कह सकते हैं एग्जाम्पल्स दे देते हैं और वो उन डेटा से लर्न करना सीखता है। ठीक है, तो ML जो है या हम कह सकते हैं मशीन लर्निंग, वो डेटा से लर्न करता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है टाइम बीतने पर। ओके, एग्जाम्पल में यूट्यूब सजेशन कह सकते हैं और स्पैम फिल्टर्स की बात हम कर सकते हैं। और ये किस तरीके से काम कर रहा है, डेटा को कलेक्ट करता है, डेटा को कलेक्ट करने के बाद पैटर्न फाइंड आउट करता है और प्रेडिक्ट न्यू आउटकम, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो आउटकम भी देता है, जैसे कि प्रोडक्ट रिकमेंडेशन को हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। अब YouTube सजेशन में हम देखते हैं एग्जाम्पल में कोई भी किसी पर्सन का किस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, किसी का इंटरेस्ट पढ़ने में होता है वो उससे रिलेटेड, किसी का गेम से रिलेटेड होता है और किस पर्टिकुलर गेम को रिलेटेड वो वीडियोस देखता है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को उस पर्टिकुलर गेम से ही रिलेटेड वीडियो उसके सामने नेक्स्ट टाइम उसको दिखते हैं, राइट। ये एग्जाम्पल आप लोग खुद से भी देखते होंगे कि आप जब YouTube पे कुछ सर्च करते हैं जिस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो आपको उसके रिलेटेड वीडियो ही आपके सामने ज्यादा
आते हैं। ओके, तो अब मशीन कैसे लर्न करता है डेटा को, इसके बारे में देखेंगे। इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे कि मशीन को किस तरीके से समझाना है, मशीन में अगर हमने समझाना है ईमेल के एग्जांपल से हम ज्यादा इजीली समझ सकते हैं कि हमारे जो अकाउंट होता है मेल अकाउंट, उसमें हमारे सामने बहुत सारे मेल्स आते हैं। अब बहुत सारे मेल्स में कौन से स्पैम मेल है उसको डिस्टिंग्विश करके एक स्पैम में वो फोल्डर में सेव होते हैं। ठीक, अब ये स्पैम ईमेल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो स्पैम में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो बार बार हमें देखने को मिलते हैं। तो ये पर्टिकुलर वर्ड्स को फाइंड आउट करके उन मेल्स को अलग कर देना, ये काम मशीन लर्न में हम सिखा सकते हैं। तो उसमें क्या क्या उन्होंने पैटर्न देखा कि किस तरीके के मेल्स होते हैं ईमेल्स में, स्पैम ईमेल्स में वहां पे क्या लिखा होता है। मोस्टली स्पैम ईमेल्स में फ्री, विन, मनी, इस तरीके के वर्ड्स का ज्यादातर यूज होता है। अगर ऐसे तरीके के मेल्स आते हैं तो वो उनको स्पैम में इंक्लूड कर देता है। ठीक है, और इन जनरल जो अच्छे ईमेल्स होते हैं उनमें इस तरीके के वर्ड्स का यूज नहीं होता है। लेकिन समय के साथ कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं और किसी ने स्पैम ऐसा मेल भेजा जिसमें ये 3 वर्ड के अलावा कोई दूसरा नया वर्ड आया, दैट इज कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया। तो ये भी एक तरीके से एक स्पैम ईमेल हो सकता है। तो इसको क्या किया जाता है, इसको अलग कर दिया जाता है। तो ये मशीन को इस तरीके से अपने आप, पहले तो हमने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो लर्न करता है अपने आप। तो ये एक एग्जांपल हो गया जो कि अपने आप समय के साथ अपने आप को इम्प्रूव करते जाता है। ठीक है, तो हमने अभी यूट्यूब का एक एग्जांपल देखा था, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता जाता है जैसे जैसे हम वीडियोस को देखते हैं और मशीन लर्निंग उस हिसाब से हमारे सामने आउटपुट हमारे सामने रखती है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है, अब हमने देखा कि हमने अपने आप प्रोग्राम को देखा कि अपने आप इम्प्रूवमेंट होना है जब हम मल्टीपल एग्जाम्पल्स जाते हैं। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम थी कि जब हम डेटा डालते हैं, जब स्मॉल अमाउंट में डेटा हैंडल कर सकता है मशीन लर्निंग, अगर बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा हुआ तो उसको नहीं हैंडल कर सकता। इसके लिए उनको फिर ह्यूमंस की हेल्प की जरूरत होती है। अब ये जो थॉट आया कि अगर हमारे पास ह्यूज डेटा हो, मिलियंस ऑफ इमेजेस और वीडियोस हो, तो इसको डील कैसे किया जाए। अब नया प्रॉब्लम आया, नया क्वेश्चन आया। तो इस क्वेश्चन से निपटने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी के सामने आई, दैट इज हम कह सकते हैं वो कहलाई डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में मल्टीपल लेयर्स होती है। ठीक है, अब डीप लर्निंग को हम देख रहे हैं जिसमें कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा सोच डेवलप करी जिसमें कंप्लीटली ह्यूमन ब्रेन का वर्क कैसे होता है उसको इंक्लूड किया गया इस डीप लर्निंग में। ठीक है, डीप लर्निंग यानी हम समझ रहे हैं कि डीप लर्निंग का, अगर डीप और लर्निंग का मीनिंग को हम अलग अलग करके देखें तो क्या होता है। डीप यानी मेनी लेयर्स रहती है जो गहराई बताती है, और लर्निंग जहां पर इम्प्रूव करते हैं परफॉर्मेंस को बाय प्रैक्टिसिंग विद डाटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनके मीनिंग को समझा और ये किस तरीके से लेयर्स ऑफ थिंकिंग कैसे बनाया जा सकता है मशीन में ह्यूमंस की तरह, अब उसको हम देखेंगे। तो इस थ्योरी पर जिन्होंने वर्क परफॉर्म किया दैट इज जेफरी हिंटन, जो कि गॉडफादर कहलाते हैं डीप लर्निंग के। ठीक है, अब जैसे कि ब्रेन में मल्टीपल या हम कह सकते हैं बिलियंस ऑफ न्यूरॉन होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही डीप लर्निंग में बहुत सारी लेयर्स को यूज किया गया। ठीक, मशीन लर्निंग में भी लेयर्स होती है, ब्रेन की तरह होती, वो मिनी ब्रेन होता है जैसे कि, लेकिन उसमें वन लेयर होती, वो बहुत ज्यादा डीपली नहीं करती। बट डीप लर्निंग एड्स मोर लेयर। ठीक, उसी में ऐड किया गया और लेयर्स को, और वो चीजों को और बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करने लगी। तो हमारे ब्रेन में हम क्या करते हैं, हमारे ब्रेन से हम क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले हमारा जो काम होता है, पहले हम जब कोई चीज देखते हैं उसके बाद हम उस चीज को समझते हैं और उसके बाद हम एक्ट करते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से डीप लर्निंग को भी वैसा ही बिल्कुल सेम ह्यूमन ब्रेन की तरह मिमिक करने के लिए तैयार किया गया। अब इसमें जो मैनी लेयर्स जो यूज होती है वो होती है
कॉम्प्लेक्स डेटा को समझने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमन समझते हैं। तो सबसे पहले जब ह्यूमन किसी चीज को देखता है तो उसके कलर पर ध्यान जाता है, राइट। हम कोई भी चीज देखते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में क्या आता है, कलर आता है। उसके बाद हम कह सकते हैं उनके शेप हमारे दिमाग में आते हैं। शेप के बाद हम पूरे ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से देखते हैं। तो इस तरीके से जो डीप लर्निंग है वो क्या कर सकते हैं, हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, जब डेटा बहुत बड़ा हो, जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड नहीं हो, डाइवर्स हो किसी भी तरीके से, यानी वीडियो है, इमेज हो, यानी हम अभी तक क्या देख रहे थे, रूल्स डाले गए। इसके बाद हमने स्पैम मेल का देखा जहाँ पे भी डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में था। बट जब इमेजेस और वीडियोस की बात आती है तो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं कहलाता। तो इस समय में डीप लर्निंग की हेल्प की जरूरत पड़ी कि डीप लर्निंग जो है मेनी लेयर्स में वर्क करती है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन करता है। अब ह्यूमन ब्रेन में किस तरीके से हो रहा है, न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को पास करते हैं, वैसे ही जो डीप लर्निंग है बिल्कुल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को फॉर्म कर रहा है, ठीक, वो एक ब्रेन की तरह वर्क कर रहा है, ठीक। इसे हम बायोलॉजिकल न्यूरॉन का वर्क समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा साइंस के बायोलॉजी ब्रांच में मूव करके हम देखते हैं कि किस तरीके से। तो हमारा ये ब्रेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है और उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन को हमने एनलार्ज करके देखा जहां की न्यूरॉन्स है, मल्टीपल न्यूरॉन्स, और उसमें से एक पर्टिकुलर न्यूरॉन को एनलार्ज करके हम देख रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर न्यूरॉन का जो टॉप मोस्ट पोर्शन है वो किस तरीके से, इनमें क्या है, तो डेंड्राइट्स, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, डेंड्राइट्स, और मिडल जो थोड़ा सा सर्कुलर पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज सेल बॉडी। और उनके बाद हमें थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें फिर नीचे में भी हमें मल्टीपल आउटपुट्स की तरह जो दिखाई दे रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये एक्सॉन कहलाते हैं। तो इन जो न्यूरॉन्स है वो किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन भी दिखाया गया है, और इनके बीच में जो गैप है वो गैप को कहते हैं सिनेप्स, ठीक। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो गैप के थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल या केमिकल के थ्रू डेटा का ट्रांसफर होता है। बट अब इसको लिंक करना है हमारे कंप्यूटर या हमारे न्यूरल नेटवर्क से, तो हम देख रहे हैं कि जो टॉप पार्ट दैट इज डेंड्राइट्स दैट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, ठीक, डेंड्राइट्स क्या कर रहा है, अदर न्यूरॉन से इनपुट को रिसीव कर रहा है, ठीक। फिर जो मिडल पार्ट है द सेल बॉडी, इट प्रोसेसेस द इनपुट। फिर जो द बॉटम पार्ट है जहाँ पे कि सिग्नल जो दिए जाते हैं वो आउटपुट में दिए जाते हैं, तो एक्सॉन के थ्रू ये न्यूरॉन्स में आउटपुट दिए जाते हैं। अब इसको कनेक्ट किया गया हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से, यानी जैसे कि इनपुट लिया गया, फिर ब्रेन में प्रोसेसिंग हुई और फिर आउटपुट आया। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी इसी कंसेप्ट को यूज करके, इसी से इंस्पायर्ड होके न्यूरॉन्स की जगह वहां पे क्या किया गया, जो सिग्नल्स था उसको लेयर्ड में बनाया गया, जिसमें कि पहले जो लेयर थी जिसमें कि इनपुट लिया गया, ठीक। नेक्स्ट लेयर से हिडन लेयर कह सकते हैं उसे, जहां पे कि थिंकिंग होती है या हम प्रोसेसिंग कह सकते हैं, और आउटपुट लेयर में हमें आउटपुट मिलता है। अब जो इनपुट होते हैं वो कुछ भी हो सकता है, इमेज हो सकती है, साउंड हो सकता है, वीडियो हो सकता है, तो कोई भी इनपुट हो सकता है। अब जो हिडन लेयर है वहां पे प्रोसेसिंग हो रही है। तो इस तरीके से अगर मल्टीपल हिडन लेयर्स होती, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन में मल्टीपल न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी मल्टीपल लेयर्स होती है। मोर लेयर, जितनी ज्यादा लेयर्स होगी उतनी ज्यादा लर्निंग डीपर होगी, ठीक है, वैसे ही जितना उतना ही ज्यादा मॉडल अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो जैसे कि न्यूरल नेटवर्क में हमने न्यूरॉन्स को देखा, कनेक्शन देखा, उसी तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को भी इस तरीके से बनाया गया जहां पे मल्टीपल हिडन लेयर्स थी और एक दूसरे से इंटरकनेक्शन करके डेटा का ट्रांसफर होता है, ठीक है। यहाँ पे केवल 2 हिडन लेयर को शो कर रहे हैं कि मॉडल को थोड़ा सा इजीली दिखा सके, इसीलिए, ठीक है। तो ये सिमिलरली हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं उसी तरीके से इस न्यूरल नेटवर्क को भी बनाया गया।
और यहाँ से डीप लर्निंग का स्टार्ट हुआ और यही मेन कंसेप्ट का यूज होता है। सेम कंसेप्ट का यूज सेल्फ ड्राइविंग कार में होता है, जिसमें भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आगे बढ़ती है, जिसको हम एग्जांपल में हम डिटेल में देख रहे हैं। सबसे पहले सेंसिंग। अब सेंसिंग किसके थ्रू होगी? कार में कैमरा का यूज होता है, जिसके थ्रू यह इमेज बनी जाती है और इमेज में हम देखते हैं कि किस तरीके से आसपास में लोग हैं, कोई व्हीकल तो नहीं है, सामने जो ट्रैफिक लाइट है, सिग्नल्स की क्या है, उसमें कोई इमेज कोई दिखाई तो नहीं दे रही। इस तरीके के सारे जो सेंसिंग या कैमरे के थ्रू ये सब किया जाता है सेल्फ ड्राइविंग कार में। ठीक है, फिर जब सेंसिंग हो गई उसको फिर समझना। अब हमने इमेज तो दे दी, कार आ रही है या कोई इमेज है, तो इसके बारे में समझना सेल्फ ड्राइविंग कार में होता है। तो ये हो जाता है सेकंड जो हमारी लेयर ही, या हम कह सकते हैं सेकंड स्टेप, जहां पे पहले सेंसिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग कि क्या है, कहाँ पर रुकना है, कोई पीपल है, कोई पर्सन है, कोई एनिमल है, तो ये इसमें अंडरस्टैंडिंग करना है वो चीज को सेंस करने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है सेकंड स्टेप कहाँ पर? सेल्फ ड्राइविंग कार का। अब अंडरस्टैंड कर लिया, अब डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग यानी रुकना है कि चलना है, ये डिसीजन अब सेल्फ ड्राइविंग कार में करना है। तो ये भी एक जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट लेयर हो गई, जहां पर बहुत जरूरी हो गया कि हमें रुकना है कि चलना है, अदरवाइज एक्सीडेंट के चांस हो सकते हैं। तो ये पैटर्न को किस तरीके से प्रेडिक्ट किया जाता है, तो ये सारी चीजें पहले से फीड की हुई है। उसके बाद ऑटोमेटिकली जब ये धीरे धीरे डेटा कलेक्ट होते जाता है और डिसीजन मेकिंग बढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा जब कार चल जाती है तो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस कह सकते हैं, उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद हम कह सकते हैं कि वो डेटा कलेक्ट होने के बाद वो कार भी वैसे ही, जब सेल्फ ड्राइविंग कार है वो भी बहुत बेटर होती जाती है। ठीक है, तो इसमें जो डीप लर्निंग में जो कह सकते हैं जो कार को किस तरीके से हेल्प मिल रही है, हम उसके बारे में देखते हैं। सेम रिकॉग्नाइज करना, पहले पीपल है, कार है या रोड साइन है, उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद अंडरस्टैंड करना। जैसे कि वॉइस कमांड का भी यूज होता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार की बात कर रहे हैं तो हम उसको कुछ इनपुट देंगे, यानी कि कहाँ जाना है। ऐसे ही तो कार कहीं चली नहीं जाएंगी, हमें उनको इसको इन्फॉर्म करना होगा कि हमें कहीं जाना है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने दे दिया, टेक मी टू द स्कूल। ओके, ये अंडरस्टैंड करने के बाद उसके बाद जो कार चलती है वहां पर किस तरीके से डिसीजन मेक करना है, क्या चीज समझनी है, डिटेक्ट डेंजर को डिटेक्ट करना है और एक्सीडेंट को अवॉइड करने का वर्क करना है। तो ये ही डिसीजन मेकिंग है जो कार को अपने आप को परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है या डेटा को कलेक्ट करना होता है, तब जाके वो बराबर से चलती है। कहाँ पे स्लो करना है, कहाँ पे टर्न करना है, कहाँ स्टॉप करना है, स्पीड अप करना है, ये सारी धीरे धीरे उस सेल्फ ड्राइविंग कार का इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एग्जैक्टली क्या है? ये एक बिग आइडिया है जहाँ पे कि कंप्यूटर्स को इस तरीके से बनाया गया कि वो ह्यूमंस की तरह सोच सके। इस तरीके के आइडिया से ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। बट जो मशीन लर्निंग है वो कंप्यूटर को किस तरीके से लर्न करना है इसके बारे में सोच से बनाया गया, जो कि एक छोटा पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक, वहीं पर डीप लर्निंग जो कि प्रोवाइड करता है एक ऐसी पावर को ह्यूमन की तरह वो सोच सके, बिल्कुल वैसे ही लर्न कर सके। इस तरीके की पावर को बनाने के लिए इस कंसेप्ट को लाया गया। ओके, अब जो मेन गोल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट करना। ठीक, वैसे ही जो मशीन लर्निंग का जो मेन गोल था, उसका मेन गोल था कि डेटा को लर्न करना और इम्प्रूव करना टाइम के साथ। वैसे ही डीप लर्निंग में भी जो डेटा होता है उसको समझना और उसके बाद कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करना और हाई एक्यूरेसी के साथ हमें रिजल्ट देना। ठीक, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में ये एक डिफरेंस जरूर याद रखना है हमें कि जो मशीन लर्निंग होता है वो ज्यादा डेटा को हैंडल नहीं कर सकता, कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल नहीं कर सकता। वहीं डीप लर्निंग जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को उसको हैंडल करना इजी होता है और उसमें से लगे तो परफेक्ट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करने में हेल्प करता
है। ओके, जो एआई का वर्क है वो किस तरीके से होता है, हमने देखा था कि हम उसमें रूल्स और लॉजिक और डिसीजन मेकिंग का यूज करके लर्न करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क करते हैं। बट जो एमएल है वो अल्गोरिथम फाइंड क्या करता है, पैटर्न पैटर्न फाइंड आउट करके कि किस तरीके का वीडियो सामने वाला व्यक्ति देखता है। यूट्यूब के एग्जांपल में हमने देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग उसके सामने वो सारे आउटपुट आते हैं। ठीक, वहीं पर जो न्यूरल नेटवर्क है वो मेनी लेयर्स पे वर्क करता है, बिल्कुल सेम ब्रेन की तरह जैसे कि ह्यूमन ब्रेन का वर्क होता है। अब डेटा हैंडलिंग क्या होती है, डेटा हैंडलिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कि लर्न करना, ठीक, डेटा हैंडलिंग उसमें हम कह सकते हैं रूल्स बनाया, वहां पे डेटा हैंडलिंग का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशली नहीं किया गया, बट मशीन लर्निंग में डेटा डेटा को इंक्लूड किया गया, वो भी स्ट्रक्चर्ड डेटा को इंक्लूड करके बनाया गया। बट डीएल में किसी भी तरीके का डेटा को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि हम इमेजेस कह सकते हैं, वीडियोस कह सकते हैं, ऑडियोस कह सकते हैं, कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इंक्लूड किया गया। अब एग्जाम्पल में जो हम आजकल देखते हैं, सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सारे एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही आते हैं। ओके, वहीं पर एमएल के लिए हम कह सकते हैं यूट्यूब वीडियो के जो सजेशंस होते हैं वो मशीन लर्निंग के लिए एग्जाम्पल होते हैं, जो कि पैटर्न को, पर्टिकुलर पर्सन के पैटर्न को समझकर वो हमें रिकमेंडेशन देता है। और डीप लर्निंग का एग्जांपल हमने अभी देखा, सेल्फ ड्राइविंग कार, फेस रिकॉग्निशन, ये सारे एग्जांपल डीप लर्निंग के हैं। अगर हम इनके रिलेशन की बात कर लें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा आइडिया है तो वो कहलाता है सुपरसेट, और उसके जो अंदर का जो मेन डेटा को लर्न करना, इम्प्रूव करना, ये काम आ जाता है मशीन लर्निंग में, जो कि सबसेट ऑफ एआई होता है। और जो डीएल है वो सबसेट है एमएल का। ठीक, तो इस तरीके का रिलेशन इन तीनों के बीच में है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर एमएल, और एमएल के अंदर डीप लर्निंग की ब्रांचेस आती है। ये वीडियो बस इतना ही। इसके आगे हम देखने वाले हैं डोमेन्स ऑफ एआई नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए ये वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।